अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडप्रिज्म। हम जो है वो जनरल पैथोलॉजी का जो चैप्टर है सेल इंजरी, सेल डेथ और अडेप्टेशंस, हम वो पढ़ रहे हैं। पहले 3 लेक्चर्स में जो है वो हमने सेल इंजरी, अडेप्टेशंस को कवर किया और नेक्रोसिस को कवर किया है। अब जो है हम इस लेक्चर में जो है वो हम अपोप्टोसिस को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अपोप्टोसिस क्या होता है? अपोप्टोसिस होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि ये अपनी ही बॉडी का सुसाइड मैकेनिज़्म होता है। जब कोई भी डैमेज पहुंचता है, कोई इंजरियस स्टिमुलाई होता है या कोई भी डिजीज़ होती है, उसके केस में जो है बॉडी 2 तरह से सेल डेथ की तरफ लीड करती है जब वो अडेप्ट नहीं कर पा रही। एक होता है नेक्रोसिस, दूसरा अपोप्टोसिस। नेक्रोसिस क्या था? वो था एक्सीडेंटल सेल डेथ, और अपोप्टोसिस क्या है? वो है प्रोग्राम सेल डेथ। यानी कि जो सेल है वो अपने ही एंजाइम्स को जो है वो एक्टिवेट कर रहा है ताकि उसके अपने ही प्रोटीन्स और डीएनए की डिग्रेडेशन हो, और जो है एक प्रोग्राम तरीके से कि कोई ज़्यादा मेसी ना हो, कोई साथ वाले सेल को नुकसान ना पहुंचे, इस तरह से जो है वो अपने ही सेल की जो है वो डेथ हो जाए, यानी उसी सेल की डेथ हो जाए, वो सेल जो है वो सुसाइड कर ले। ये कंट्रोल्ड और एनर्जी डिपेंडेंट होता है। अपोप्टोसिस जो है वो हमेशा एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है और इसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, यानी कि साथ वाले जो सेल हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फॉलिंग ऑफ, इसके लिए ग्रीक वर्ड यूज़ किया जाता है कि अपनी ही बॉडी के जो सेल्स हैं वो फॉल ऑफ कर रहे हैं, खुद ही जो है वो अपोप्टोसिस कर रहे हैं। 2 तरह से ये हो सकता है, फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक। फिजियोलॉजिक क्या होता है? एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो अननेसेसरी सेल्स को जो है वो एलिमिनेट करता है, और पैथोलॉजिक प्रोसेस क्या होता है? ये कोई भी डैमेज्ड और हार्म सेल्स को रिमूव कर रहा होता है। अब ये देखिए, फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक दोनों तरह से ये क्या है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ही है, यानी कि जो अननेसेसरी सेल्स हैं वो भी कोई प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, इसलिए उनको भी एलिमिनेट कर दिया। और पैथोलॉजिक यानी कि कोई हार्मफुल सेल लाया, कोई डैमेज सेल्स हैं, वो भी जो हैं वो नेक्स्ट दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसको भी जो है वो रिमूव कर दिया पैथोलॉजिक तरीके से। अपोप्टोसिस के डायग्राम देखें। इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल सेल है और उसकी जो है वो श्रिंकेज होना शुरू हो गई है। ये देखें, उसकी जो है वो श्रिंकेज होना शुरू हो गई, और उसके बाद क्या हुआ? उसकी मेम्ब्रेन ब्लैब बनना शुरू हो गई, मेम्ब्रेन के जो है वो ब्लैब बनना शुरू हो गए, और उसके बाद सेल जो है वो ये अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनना शुरू हो गई उसकी। और फिर नेक्स्ट क्या होगा कि फेगोसाइटोसिस हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये डायग्राम आपने अच्छी तरह से करनी है, इससे अपोप्टोसिस जो है अच्छी तरह से समझ आ जाता है कि उसमें असल हो क्या रहा है। नेक्स्ट इसकी हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिक सिचुएशंस और पैथोलॉजिक सिचुएशंस। फिजियोलॉजिक यानी कि नॉर्मल बेनिफिशियल रिस्पॉन्स है ये बॉडी का। अब ये कब कब होता है बेनिफिशियल रिस्पॉन्स? एक तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, यानी कि जो फिंगर्स और टोज हैं उनकी वेबिंग जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। जब बेबी वूम में होता है ना, तो वो उसकी जो फिंगर्स जो है ना वो आपस में जुड़ी होती हैं, यानी कि उसके अंदर वेब बना होता है, वेब लाइक टिश्यूज़ जो हैं मतलब वो बने होते हैं, इंटरडिजिटल टिश्यूज़ जो होते हैं वो होते हैं। तो क्या होगा कि इसमें उस ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होगा कि जो है वो वेब रिमूव हो जाएंगे और उसकी शेप को बरकरार कर देंगे। जैसे फिंगर्स जो हैं वो जब बेबी पैदा होता है तो वो उसके अलग-अलग होती हैं। सेकंड होता है हार्मोन ड्राइवन इन्वोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो हार्मोनल टिश्यूज़ होते हैं, हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू होते हैं, उनमें क्या होगा कि वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, या जैसे कि एंडोमेट्रियल शेडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और ब्रेस्ट टिश्यू रिग्रेशन आफ्टर वीनिंग। जब बेबी जो है वो मदर को फीड करना छोड़ देता है, खाने लग जाता है, तो तब क्या होता है कि ब्रेस्ट टिश्यू की रिग्रेशन होना शुरू हो जाती है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है वो। मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, यानी कि इंटेस्टाइन सेल, ब्लड सेल्स में जो है वो सेल टर्नओवर कांस्टेंट रहता है, यानी कि ये वही कि अननेसेसरी सेल्स की डिलीशन हो रही है, वो कि उन सेल्स का कोई काम नहीं है, अननेसेसरी हैं वो, तो वो बॉडी क्या करेगी? फिजियोलॉजिक तरीके से उनको टर्नओवर कर देगी, उनका डिलीशन कर देगी, ताकि होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन रह सके। रिमूविंग यूजलेस सेल्स, यानी कि यही बात कि इम्यून सेल्स को एलिमिनेट कर देना ताकि वो अपने ही बॉडी टिश्यूज़ को जो है वो अटैक ना कर सके, यानी कि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है ना कि डैमेज्ड सेल्स अब नॉर्मल सेल्स जो है वो यानी कि बचाव हो रहा है। इसमें क्या था कि रिमूविंग यूजलेस सेल्स यानी कि प्रिवेंट कर रहा है ऑटोइम्यूनिटी को, कि अपने ही बॉडी के वो सेल्स को खाने ना लग जाए। ऑटोइम्यूनिटी क्या होता है कि बॉडी अपने ही जो दूसरे बॉडी के सेल्स हैं उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, और इम्यूनिटी में यही होता है कि वो फिर किल करती है अपोजिट सेल्स को। पैथोलॉजी कंडीशंस देखें, ये क्या होता है? डैमेज और डिजीज़ को रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजी क्या था? नॉर्मल रिस्पॉन्स था, बेनिफिशियल रिस्पॉन्स था, जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस में वो बेनिफिट दे रहा है कि वो जो फिंगर्स हैं उनकी वेबिंग को रिमूव कर रहा है। हार्मोन ड्राइविंग इन्वोल्यूशन में भी यही सारा कुछ है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है, ये भी फिजियोलॉजी कंडीशन है।
अब पैथोलॉजी कंडीशंस में क्या होता है, डीएनए डैमेज। सेल्स जो है वो इरिपेयर जो डीएनए जेनेटिक डैमेज होता है उसको उसके जो सेल्स हैं उनको किल करता है ताकि कैंसर को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, यानी कि ये रेडिएशन जैसे साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, ये डीएनए डैमेज कॉज करती हैं। डायरेक्टली भी कर सकती हैं, फ्री रेडिकल्स के प्रोडक्शन से भी कर सकती हैं। तो रिपेयर मैकेनिज्म अगर करेक्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि सेल जो है वो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म्स को ट्रिगर करेगा और अपोप्टोसिस करवा देगा, यानी कि ये भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, ये इसमें क्या होता है कि ईआर स्ट्रेस जो है, ईआर स्ट्रेस जो है वो असेंबल किया जाता है, यानी कि अपोप्टोसिस करवाई जाती है। ठीक है, ईआर का स्ट्रेस हुआ तो अपोप्टोसिस हो गई। और वायरल इन्फेक्शंस, अब अपोप्टोसिस जो होती है वो इन्फेक्शंस के दौरान भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शंस के दौरान। वैसे तो हमने पढ़ा कि इन्फ्लेमेशन में जो है वो अपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होती, लेकिन कुछ इन्फेक्शंस होते हैं वायरल इन्फेक्शंस, तो वो क्या करते हैं कि वो भी होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट करते हैं। और इससे क्या होगा कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो स्प्रेड जो है वो इन्फेक्शन खुद स्प्रेड होंगे और वो इन्फेक्शन को जो है वो स्टॉप करेंगे। पैथोलॉजिक एट्रोफी में क्या होता है कि जो सेल है वो ऑर्गन्स में लॉस हो गया, यानी कि कोई डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हुई किडनी या पेंक्रियाज में, तो एट्रोफी हमने पढ़ा था कि एट्रोफी क्या होता है कि सेल के साइज़ में नंबर में रिडक्शन आ गई है। ठीक है, तो कोई डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में जो सेल्स होंगे उनकी पैथोलॉजिक एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या होती है इसकी अपोप्टोसिस की। सीक्वेंट जो सीक्वेंस होता है इवेंट्स का, उनमें ये 4 इवेंट्स आ जाते हैं। सेल श्रिंकेज, सेकंड क्रोमेटिन कंडेंसेशन, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज़ और फोर्थ नंबर पे फेगोसाइटोसिस के सेल जो है वो स्मॉलर और डेंसर बनना शुरू हो गया। नेक्रोसिस में हम पढ़ा था कि सेल जो है वो स्वेलिंग की तरफ मूव करता है, और अपोप्टोसिस में क्या है, सेल श्रिंकेज की तरफ आता है। क्रोमेटिन कंडेंसेशन में क्या होगा कि न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है वो एक दूसरे के साथ क्लम्प बनाना शुरू कर देंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मार्जिन कर देंगे और जो न्यूक्लियस है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, और ये क्रोमेटिन कंडेंसेशन जो है ये हॉलमार्क होता है अपोप्टोसिस का। यानी कि न्यूक्लियस जो है वो लास्ट पे जो न्यूक्लियस में ब्रेक अपार्ट, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो है वो लास्ट पे एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में जो है वो ब्रेकअप हो सकता है। फॉर्मेशन ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज़, सेल मेम्ब्रेन ब्लैब बनी, पिंच ऑफ हो गई और स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड फ्रेगमेंट्स बनाना उसने शुरू कर दिया, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म का भी डेब्रिस है, न्यूक्लियर भी डेब्रिस है। ठीक है, दोनों न्यूक्लियर डेब्रिस साइटोप्लाज्म डेब्रिस होते हैं स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड फ्रेगमेंट्स में, जिनको हम अपोप्टोटिक बॉडीज़ कह रहे हैं। ठीक है, इसकी मतलब आपने अपोप्टोटिक बॉडीज़ की जो डेफिनेशन करनी है उसमें ये है कि फ्रेगमेंट्स, सेल फ्रेगमेंट्स इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज़ कंटेनिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स, वो जो है वो क्या है, अपोप्टोटिक बॉडीज़ है। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है कि नेबरिंग हेल्दी सेल्स और मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना वो रैपिडली इनगल्फ कर देती हैं, अपोप्टोटिक बॉडीज़ को इनगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ताकि इसमें जो है वो कोई इन्फ्लेमेशन ना हो और फिर जो है वो सेल सुसाइड हो जाए एक क्लीन तरीके से। ठीक है, ये अपोप्टोसिस जो है एक क्लीन डेथ होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये एक नोट मैंने ऐड किया है हिस्टोलॉजी क्लू। इसमें देखें कि इसमें मैंने मेंशन किया है कि जो अपोप्टोटिक सेल होता है वो किस तरह का जो है वो अपेयर होता है। स्मॉल राउंड इंटेंसली इओसिनोफिलिक स्ट्रक्चर होता है, पिंक स्ट्रक्चर, इसमें डेंस न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स होते हैं। और इसमें क्या है कि जब हम जैसे माइक्रोस्कोप में हम स्टेनिंग के बाद देखते हैं सेल को, तो वो इतना इजी नहीं हो, किसी टिश्यू को हम जो ऑब्जर्व करेंगे तो वो इतना इजी नहीं होगा इसको जो है वो फाइंड आउट करना कि ये अपोप्टोसिस हो रही है या नहीं, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं है। नेक्रोसिस इजीली जो है वो ऑब्जर्व की जा सकती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन की वजह से, लेकिन अपोप्टोसिस जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो ये स्प्रेड नहीं हो रही, स्पीड ऑफ प्रोसेस भी जो है वो इसकी इतनी ज़्यादा नहीं, स्पीड ऑफ प्रोसेस मतलब कि जल्दी ये काम होता है और इन्फ्लेमेशन जो है वो इसमें नहीं होती। नेक्स्ट मूव करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ अपोप्टोसिस। ये मैकेनिज़्म जो है इम्पोर्टेंट है और हम इसको पढ़ते हैं कि मैकेनिज़्म क्या होता है। 2 पाथवे होते हैं अपोप्टोसिस के, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे और डेथ रिसेप्टर पाथवे। ठीक है, यानी कि एक इंट्रिंसिक पाथवे हुआ और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे हुआ। सेंट्रल एग्जीक्यूशनर जो हैं ये इसके कैस्पेसिस होते हैं। जो अपोप्टोसिस है ना वो रिज़ल्ट ही इस मतलब वो रिज़ल्ट इस केस में होती है कि जो
इंजाइम्स हैं, एक्टिवेशन ऑफ इंजाइम है, यानी कि कैस्पेज जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। कैस्पेज बेसिकली जो एंजाइम्स होते ये एंजाइम्स ही होते हैं, प्रोटीन्स ही होती हैं, इनके एक्टिवेशन से जो है वो एपोप्टोसिस होती है। Apoptosis is executed by a family of enzymes called caspases. They exist as inactive procaspase. पहले ये जो है ये inactive procaspase होते हैं, फिर इनको एक्टिव बनने के लिए जो है वो क्लीव होना पड़ता है, यानी कि खुद को तोड़ना पड़ता है। दो प्रोसेस फेज़ होती हैं जो मैं इसमें दो फेज़ होती हैं, इनिशिएशन फेज़ और एग्जीक्यूशन फेज़। इनिशियल कैस्पेसेस एक्टिवेट होते हैं, फिर वो नेक्स्ट क्या करते हैं, वो एक कैस्केड एक्टिवेट करवाते हैं एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस की, जो फिर नेक्स्ट क्या करता है, सेल को ब्रेक डाउन करता है। डिसमेंटल द सेल मतलब कि उसको पीसीज में तोड़ देता है। अब आपको इनिशिएटर कैस्पेसेस और एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस का भी पता होना चाहिए, और ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए कि इनिशिएटर कैस्पेसेस कौन कौन से होते हैं और जो है वो एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस कौन कौन से होते हैं। इनिशिएटर कैस्पेसेस में 2, 8, 9, 10, 11 और 12 आ जाते हैं, और एग्जीक्यूशनर कैस्पेसेस में 3, 6, 7, 17 और 18 आ जाते हैं। ये मैं अलग से भी आपको जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूँगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो मेन पाथवे जो हैं वो कौन सी हैं। माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे, यानी कि ये इंटरनल सिग्नल्स से ट्रिगर होता है विद इन द सेल, और डेथ रिसेप्टर एक्सट्रिंसिक पाथवे, ये एक्सटर्नल सिग्नल्स जो हैं वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स के साथ, तो फिर ये जो है वो ट्रिगर होता है। लास्ट पे क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि लास्ट पे जो है इन दोनों ने जाके कन्वर्ज होना है और फिर एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस को एक्टिवेट करना है। और एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस का क्या काम होता है कि उन्होंने आगे जो है वो अपोप्टोसिस करवानी है। ठीक है, हम इसको जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे, माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि इसमें इंटरनल स्ट्रेस आया, कोई भी समझ लें कि ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं उन्होंने कोई सेल इंजरी करवा दी है, डीएनए डैमेज हो गया, या प्रोटीन मिसफोल्डिंग यानी ईआर स्ट्रेस हो गया। ठीक है, टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स या रेडिएशन की वजह से डीएनए डैमेज हो गया, ये क्या है, ये सारा इंटरनल स्ट्रेस है। ये डीएनए डैमेज और सर्वाइवल सिग्नल्स नहीं मिल रहे, और मिसफोल्डेड प्रोटीन जो हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई, ये सारे क्या है, इंटरनल सेल स्ट्रेस। इसमें रोल प्ले करता है BCL2 फैमिली, और ये प्रोटीन्स की एक फैमिली होती है। वो कह लें कि ये मोर देन 20 मेंबर्स होते हैं इस फैमिली में प्रोटीन्स के, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को जो है वो कंट्रोल करती है। लाइफ और डेथ डिसीजन मेकर हम जो है वो इसको कहते हैं, लाइफ और डेथ डिसीजन मेकर। एंटी अपोप्टोटिक जो हैं वो ये प्रोटीन्स प्रो सर्वाइवल होती हैं, यानी कि ये एंटी अपोप्टोटिक, यानी कि अब ये अपोप्टोसिस को जो है वो होने नहीं देती, मतलब कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को टाइट रखती हैं, प्रिवेंट करती हैं कि जो प्रो डेथ प्रोटीन्स होती हैं उनके लिए वो लीक आउट ना हो सके, यानी कि दे आर लाइक गार्डियंस। प्रो अपोप्टोटिक जो होती हैं प्रोटीन्स, बैक्स और बैक, ये क्या करती हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पोर्स बना देती हैं ताकि वो लीक की हो जाए। और फिर एग्जीक्यूशनर्स, इनको एग्जीक्यूशनर्स भी कहते हैं। सेंसर्स होते हैं इस प्रोसेस में, वो होते हैं BH3 ओनली प्रोटीन्स, यानी बीम और बिड और भी हैं, और बैड, पूमा, नोक्सा, ये सारी चीज़ें ये क्या हैं, सेंसर्स हैं BH3 ओनली प्रोटीन्स। इनका फंक्शन क्या होता है, ये स्ट्रेस को सेंस करती हैं और फिर आगे एक्टिवेट करवा देते हैं बैक्स और बैक को, जो कि प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं, या फिर इनहिबिट कर देती हैं एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन को, जो कि रेगुलेटर्स हैं BCL2 और BCL-XL। ये सारी जो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है, ये मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ, इससे आपको जो है वो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये देखें, सेल इंजरी हुई, ये पॉइंट, सेल इंजरी हुई, ग्रोथ फैक्टर, डीएनए डैमेज या प्रोटीन मिसफोल्डिंग। ठीक है, उसको क्या किया कि BCL2 फैमिली है उसने सेंस किया, उसके जो सेंसर्स हैं उसने उसको सेंस किया। फिर क्या होगा कि वो सेंसर्स जो हैं वो BCL2 फैमिली जो है वो इसको उनको जो है मतलब वो इफेक्टर्स हैं, वो फिर सेंसर्स हैं वो इफेक्टर्स तक सिग्नल्स भेजेंगे। इसमें BCL2 फैमिली इफेक्टर्स में जो है बैक्स और बैक आ जाता है, ये प्रो अपोप्टोटिक जो है प्रोटीन्स होती हैं, और BCL2, MCL1, ये सारी चीज़ें। और फिर क्या होगा कि ये क्या करेंगी कि ये प्रोटीन्स जो है ना, ये ख़ुद को माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर इंसर्ट करेंगी और पोर्स बना देंगी। पोर्स बन गए मेम्ब्रेन में, तो क्या होगा कि साइटोक्रोम C और अदर प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स रिलीज़ होगी ये, और फिर आगे जो वह इनिशिएटर का स्पेस को एक्टिवेट करेंगी, वो आगे एग्जीक्यूशनर का स्पेस को एक्टिवेट करेगा। फिर आगे साइटोस्केलेटन की ब्रेक डाउन और एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन होगी, न्यूक्लियर के फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और फिर ब्लैब मेम्ब्रेन के ब्लैब बनेंगे, और फिर अपोप्टोटिक बॉडी बनेगी, और फिर उसको जो है फेगोसाइट जो है वो इनकल्प कर लेगा। दोबारा से सुने कि माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में क्या होता है
कोई भी सेल इंजरी हुई, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए वो कॉज करा रहे हैं, डीएनए डैमेज की वजह से सेल इंजरी हो रही है, प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से जो है वो सेल इंजरी हो रही है, वो आगे क्या करेंगे कि वो BCL2 फैमिली जो सेंसर्स है ना वो उसको सेंस करेंगे ये सेल इंजरी को, और वो आगे सिग्नल भेजेंगे इफेक्टर्स को, BCL2 फैमिली इफेक्टर्स को, जिसमें बैक्स और बैक क्या मेंशन है वो यानी कि ये प्रो अपोप्टोटिक हैं प्रोटीन्स, ठीक है। वो आगे क्या करेंगे, वो खुद को जाके जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे पढ़े हैं ना, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर जो मेम्ब्रेन होगी उसमें खुद को इंसर्ट करेंगे और वहाँ पे पोर्स बना देंगे, सुराख कर देंगे, और वहाँ से क्या होगा कि साइटोक्रोम C और अदर अपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो हैं वो रिलीज़ होंगी, और वो रिलीज़ होंगी। अब ये मैकेनिज़्म जो है ये रेगुलेट भी हो सकता है, ये BCL2 BCL-XL ये रेगुलेटर्स होते हैं, एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स होती हैं, ये इसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन हम पाथवे पढ़े हैं कि किस तरह से अपोप्टोसिस होगी इस पाथवे के थ्रू, तो क्या होगा, साइटोक्रोम या अदर प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स रिलीज़ हुई, वो आगे इनिशिएटर कैस्पेजेस को एक्टिवेट करेंगे, यानी कि ये प्रो एक्टिवेशन जो है ये प्रो कैस्पेज हैं, अभी ये एक्टिवेट नहीं हुए, तो फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे में इनिशिएटर कैस्पेज होता है वो है 9, ठीक है। और 9 कैस्पेज 9 जो है वो आगे एग्जीक्यूशनर कैस्पेज को एक्टिवेट करेगा, और एग्जीक्यूशनर कैस्पेज में कैस्पेज 3 होता है, तो वो आगे एग्जीक्यूशनर कैस्पेज क्या करेगा, साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन करवा देगा, और जो एंडोन्यूक्लियेज है उसकी एक्टिवेशन करवा देगा, और फिर क्या होगा, न्यूक्लियर के फ्रेगमेंटेशन उसकी हो जाएगी, और फिर साइटोप्लाज्म जो है उसके ब्लैब बनना शुरू हो जाएंगे, अपोप्टोटिक बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। अपोप्टोटिक बॉडी बनी है तो फेगोसाइट को सिग्नल गया, और फेगोसाइट ने उसको फ़ौरन जो है वो इनगल्फ कर लिया। होप सो आप लोगों को जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम सेकंड पाथवे पढ़ते हैं, ये है डेथ रिसेप्टर पाथवे। यहाँ पे जो है वो आपने ये एक बात याद रखनी है कि कैस्पेज 9 जो है ना वो साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन भी करवा रहा है, और एंडोन्यूक्लियेज की एक्टिवेशन भी करवा रहा है, और आगे वो जो है वो एग्जीक्यूशनर कैस्पेज को भी एक्टिवेट करवा रहा है, उसका भी रोल यही है। लेकिन वो कैस्पेज 3 जो है एग्जीक्यूशनर कैस्पेज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड पाथवे है डेथ रिसेप्टर पाथवे। इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल सिग्नल्स इसको ट्रिगर करते हैं, यानी कि इम्यून सेल्स के सिग्नल्स हो गए, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, और ये एलिमिनेट करता है सेल्फ रिएक्टिव वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को। इसमें डेथ रिसेप्टर्स जो है की प्लेयर्स के तौर पे काम करते हैं, और इसमें जो है ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, और इनमें जो है एक स्पेशल डेथ डोमेन होती है ऑन देयर इंट्रासेलुलर टेल। अब ये जो है डायग्राम, इससे हम इसको करते हैं, इससे जो है वो अच्छी समझ आएगी। ये देखें कि ये डेथ डोमेन है, ठीक है, और ये फास्ट एल जो है ये एक फास्ट लाइगैंड है, ये जो है वो आके फास्ट पे बाइंड करेगा, ये फास्ट जो है ये रिसेप्टर है, ठीक है। फास्ट एल लाइगैंड है और डेथ लाइगैंड है, बाइंडिंग हो रही है इन दोनों के दरमियान, फास्ट एल के दरमियान और फास्ट जो रिसेप्टर है उसके दरमियान। फिर आगे क्या होगा कि अब ये अडेप्टर प्रोटीन होती है फैड, यानी कि फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन होती है ये, ठीक है। तो ये बन जाएगी, और फिर आगे क्या होगा कि प्रोकैस्पेज 8 हुआ, ये यहाँ पे प्रोकैस्पेज 8 है, तो वो आगे क्या होगा कि ये जो है ऑटोलिटिक कैस्पेज एक्टिवेशन, उसकी एक्टिवेशन हुई तो कैस्पेज 8 एक्टिवेट हुआ, आगे उसने जाके एग्जीक्यूशनर कैस्पेज को एक्टिवेट करा दिया, जैसे कि एग्जीक्यूशनर कैस्पेज सेम ही रहता है कैस्पेज 3, ठीक है, उसने उसको एक्टिवेट करवाया और उसने आगे जाके ट्रिगर कर दिया अपोप्टोसिस को, ठीक हो गया। ये इजी पाथवे है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो याद करने वाला पाथवे है कि इसमें जो है वो सारा मैकेनिज्म कैसे होता है, और ये आप लोग इस डायग्राम से करें तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद ये डेथ रिसेप्टर हो गया, उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी इनहिबिशन, वही एक जो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है, डेथ रिसेप्टर इनिशिएटेड पाथवे जो है, इसकी जो इनहिबिशन है वो एक प्रोटीन होती है FLIP फ्लिप, ये करवा सकती है, ये इसकी इनहिबिशन करवाती है। ये किस तरह से इनहिबिशन करवाती है कि ये जो है ये बाइंड करती है प्रोकैस्पेज 8 के साथ, ताकि वो जो है वो एक्टिवेट ना हो सके, और ये फैट बाइंडिंग जो होती है यानी कि फैस एसोसिएटेड डेथ डोमेन की जो बाइंडिंग है ये उसको जो है ब्लॉक कर देगी, और फिर क्या होगा कि जो नेक्स्ट अगला जो प्रोकैस्पेज 8 है वो एक्टिवेट नहीं होगा, फिर वो आगे एग्जीक्यूशनर कैस्पेज को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, और फिर जो है वो अपोप्टोसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है कन्वर्जेंस एंड क्लीन अप। कन्वर्जेंस में क्या है कि ये दोनों पाथवे जो है इनकी इंटर कनेक्शन हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये दोनों सेपरेट नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते। तो यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो एक्टिव कैस्पेज 8 है इन एक्सट्रिंसिक पाथवे से वो क्लीव कर सकता है BH3 ओनली प्रोटीन्स को कॉल्ड बिड, और फिर उसको जो है टी बिड में वो कन्वर्ट कर देगा, और फिर जो है वो एक्टिवेट करेगा माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे को, यानी कि बैक्स और बैक को, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो फाइनल इसकी फेज़ होती है एग्जीक्यूशन, यानी कि दोनों पाथवे कन्वर्ज हुए, एक्टिवेट किया उन्होंने एग्जीक्यूशनर का स्पेसिस को 3, 6, 7 और इसके अलावा 17 और 18 भी एग्जीक्यूशनर का स्पेसिस होते हैं। ये का स्पेस क्या करेंगे कि ये सेल का ब्रेक डाउन करवा देंगे, सेल डेथ करवा देंगे प्रोसेस के थ्रू, यानी कि एक्टिवेट करेंगे डीएनएस को ताकि जो डीएनए है वो उसको तोड़ सकें। एक काम इनका ये हुआ। दूसरा इनका काम क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं न्यूक्लियस और साइटोस्केलेटन की, ये उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और फिर ये सेल को जो है वो श्रिंक कर देंगे और क्या करेंगे, मेम्ब्रेन का ब्लैक बना देंगे। ये इसकी फाइनल फेज़ होती है। ये फाइनल फेज़ दोनों की सेम होती है एग्जीक्यूशनर का स्पेस के बाद एग्जीक्यूशन। एफिशिएंट क्लीन अब क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन ब्लैब्स बन गए, अपोप्टोटिक बॉडीज़ बन गई, तो वो फेगोसाइट को ईट मी सिग्नल्स भेजेंगी और जो फिर फेगोसाइटोसिस होते हैं, जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो फेगोसाइटोसिस करेंगे और वो क्या करेंगे, अपोप्टोटिक बॉडीज़ को जो है वो इंगल्फ कर लेंगे। ये कुछ अदर मैकेनिज्म्स होते हैं सेल डेथ के, जैसे नेक्रोप्टोसिस। नेक्रोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम्ड नेक्रोसिस, यानी कि नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस दोनों सेम टाइम पे हो रही हैं। आप सिंपली इसको इस तरह से याद रख लें। पायरोप्टोसिस में क्या होता है कि ये प्रोग्राम सेल डेथ की इन्फ्लेमेटरी फॉर्म होती है। हमने जो है वो अच्छी तरह से ये पढ़ा है कि जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो इन्फ्लेमेशन उसमें नहीं होती, ठीक है। लेकिन पायरोप्टोसिस में क्या होता है कि ये इसकी एक इन्फ्लेमेटरी फॉर्म हो गई प्रोग्राम सेल डेथ की अपोप्टोसिस की। फिरोप्टोसिस में क्या होता है, ये आयरन डिपेंडेंट फॉर्म होती है सेल डेथ की, और आपने सिर्फ ये इतनी बात याद रखनी है। ऑटोफेगी में जो है वो क्या होता है कि ये एक मैंने अलग से आपको यानी कि कॉमन हमारे पास जो नॉलेज होना चाहिए उसमें मैंने ये ऐड किया है ऑटोफेगी, कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स जो है अपने ही कंटेंट को जो है वो खाना शुरू कर देता है, ठीक है। ऑटो मीनिंग सेल्फ और फेगी मीनिंग ईटिंग यानी सेल्फ ईटिंग। और इसकी ये जो डायग्राम है आप ये भी कर सकते हैं। ये ऑटोफेगी की जो है वो सारा उसका मैकेनिज्म बताया, कैसे उसकी इनिशिएशन होती है, फिर इलोंगेशन होती है, मैचुरेशन होती है ऑटोफेगोसोम में, ये इसमें ऑटोफेग में ऑटोफेगोसोम बनता है, और फिर जो है किस तरह से लाइजोसोम के साथ उसकी फ्यूजन होती है और फिर उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, जो भी उसका सारा जो है मटीरियल होता है वो सेल्फ फिटिंग करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको जो है ये जो स्लाइड्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर